स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्टोरिकल सोर्सेस ऑफ मॉडर्न इंडिया कि कौन कौन से सोर्स हैं जिसको हिस्टोरियंस ने रीड करके पूरा मॉडर्न इंडिया का हिस्ट्री तैयार करा है। वो इस चैप्टर का मेन एम है कि उन रिसोर्सेस के बारे में जानना। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आर्चिव्स क्या होता है? आर्चिव्स को कहते हैं कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। अब रिकॉर्ड्स क्या है? तो रिकॉर्ड्स वो दस्तावेज है जो ये बताता है कि उस वक्त उस काल में क्या ऐसी घटना घटी जिस वजह से ये पॉलिसी लाना पड़ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि ये रिफॉर्म लाना पड़ गया, ये चेंज लाना पड़ गया। तो उसे हमें कहते हैं रिकॉर्ड्स। तो रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है? दस्तावेज। तो उन दस्तावेजों का जो कलेक्शन है जो कि हमें एक इतिहास बताती है उस समय का, उसे हम कहते हैं आर्चिव्स। ठीक है। अब इन आर्चिव्स को हम लोग 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्चिव्स। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के आर्चिव्स। तीसरा, इंटरमीडिएट और सबऑर्डिनेट अथॉरिटीज के आर्चिव्स। चौथा, फॉरेन रिपोजिटरीज। फॉरेन रिपोजिटरीज मतलब स्टूडेंट्स, जैसे कि ब्रिटिशर्स के अलावा भी तो लोग आए यहाँ पे। फ्रेंच आए, डच आए, पोर्तुगीज आए, तो उनका भी तो कोई रिकॉर्ड होगा। उन्होंने भी तो यहाँ पे काम किया है। तो उनके रिकॉर्ड्स को हम लोग फॉरेन रिपोजिटरीज कहते हैं और उनको भी हिस्टोरियंस ने रीड करा है और वो हिस्टोरियंस को मालूम चला कि क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रही होगी इंडिया की उस वक्त। ठीक है। तो आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट आर्चिव्स में बहुत सारे, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जब काम, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जब काम करती है तो बहुत सारे डिपार्टमेंट को डिवाइड करती है अपने काम को। जैसे पब्लिक डिपार्टमेंट हो गया, मिलिट्री डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। तो इन सब डिपार्टमेंट्स का अलग रिकॉर्ड होगा, सबका अलग अलग रिकॉर्ड होगा, सबका अलग अलग दस्तावेज होगा। तो हिस्टोरियंस इन सभी डिपार्टमेंट का दस्तावेज को रीड करती है, रिकॉर्ड्स को रीड करती है और ये सोचती है, ये अनुमान लगाती है कि क्या साइकोलॉजी रही होगी इन पॉलिसी मेकर्स का, इन डिपार्टमेंट की क्या सोच रही होगी कि उन्होंने ये पॉलिसी लाई। तो हिस्टोरियंस ये रिकॉर्ड्स में इसलिए रीड करते हैं इन रिकॉर्ड्स को। दूसरा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में और किन किन लोगों का रिकॉर्ड्स को भी रीड कर सकते हैं हिस्टोरियंस, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनका भी एक रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, इनका भी कोई रिकॉर्ड होगा। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल या फिर बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स कह लो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कौन बैठते थे? कमिश्नर्स बैठते थे जो कि इंडिया के अफेयर्स को देखते थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कमिश्नर्स का एक अलग रिकॉर्ड होगा, उनको हिस्टोरियंस रीड करेंगे।
ये हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट में आओ। अब स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग किन किन को रीड करेंगे? एक तो बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरा मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी। बंगाल, बॉम्बे, मद्रास प्रेसिडेंसी, इन तीनों प्रेसिडेंसी को के अलग अलग रिकॉर्ड्स होंगे, इन तीनों प्रेसिडेंसी के अलग अलग रिकॉर्ड्स होंगे, उनको हिस्टोरियंस रीड करेंगे। इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स के अलग रिकॉर्ड्स होंगे, उसको रीड करेंगे। और इसके अलावा अदर टेरिटरीज जिसको ब्रिटिशर्स ने कन्क्वायर करा है, उनके भी, अब मान लो किसी राज्य को ब्रिटिशर्स ने कन्क्वायर करा तो उसके रिकॉर्ड्स भी तो ब्रिटिशर्स के हो गए। उसके रिकॉर्ड्स में तो भी तो ये होगा कि ब्रिटिशर्स ने क्यों उन पे आक्रमण करा, क्यों कब्जा किया, ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे। तो उन रिकॉर्ड्स को भी रीड करा हिस्टोरियंस ने और ये सोचा कि ब्रिटिशर्स ने, ये अनुमान लगा कि ब्रिटिशर्स ने क्यों आक्रमण किया होगा, क्यों ब्रिटिशर्स ने उनके उनके क्या ब्रिटिशर्स उनके राज्य को किसी रिसोर्स के लिए कब्जा किया या फिर पावर के लिए कब्जा किया। ये सब हमें कैसे मालूम चलेगा? वहां के उस राज्य के रिकॉर्ड्स को पढ़ के। इसलिए प्रिंसली स्टेट्स के अलावा अदर टेरिटरीज के भी रिकॉर्ड्स को हिस्टोरियंस पढ़े। अब कौन कौन से टेरिटरीज हैं, मैं 2-3 टेरिटरीज बताता हूं जिसको ब्रिटिशर्स ने कन्क्वायर किया और उनके आर्चिव्स जो हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स जो हैं, उसको रीड करके हिस्टोरियंस ने ये अनुमान लगाया कि उस समय क्या कंडीशन हुई होगी कि ब्रिटिशर्स ने उन पे आक्रमण किया या कब्जा किया। या फिर उन रिकॉर्ड से ये भी पता चला कि उस समय के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। जैसे कि किंगडम ऑफ लाहौर को ब्रिटिशर्स ने कन्क्वायर करा, तो किंगडम ऑफ लाहौर में क्या था? खालसा दरबार। तो खालसा दरबार में क्या होएगा? रिकॉर्ड्स होएगा। उन रिकॉर्ड्स को कौन रीड करेंगे? हिस्टोरियंस। किंगडम ऑफ लाहौर पे कब्जा किसने किया? अंग्रेजों ने किया। किंगडम लाहौर के अंदर क्या था? खालसा दरबार। खालसा दरबार में क्या था? रिकॉर्ड्स। अब वो रिकॉर्ड्स में मेंशन होएगा कि ब्रिटिशर्स ने क्यों कन्क्वायर करा पंजाब को। उसी तरीके से पेशवा दफ्तर। अब पेशवा दफ्तर जो है पुणे में है। अब इनके रिकॉर्ड से हम क्या पता करेंगे कि मराठों का इतिहास हम लोग कहां से पता करेंगे? पेशवा दफ्तर से। ठीक है, पेशवा दफ्तर के रिकॉर्ड से हमें मालूम चलेगा कि मराठाओं का इतिहास क्या था। मराठा कैसे कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। मराठाओं के समय लोगों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, ये हमें मालूम चलेगा। उसके बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, इन सब के रिकॉर्ड्स कहां पाए जाते हैं? अभी आपको मिल जाएगा राजस्थान स्टेट ऑफ आर्चिव्स में। राजस्थान स्टेट ऑफ आर्चिव्स जयपुर में है। वहां आपको इन सभी रजवाड़ों का, उदयपुर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर का रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे आपको। कहां पे? राजस्थान स्टेट ऑफ आर्चिव्स में। इसके बाद आते हैं इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट आर्चिव्स।
इंटरमीडिएट एंड सबऑर्डिनेट आर्चेस में कौन कौन सा आ गए? सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकाटा, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट। अब बंगाल हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, इन सब के जो भी जजेस के रिकॉर्ड्स हैं, उन सब के रिकॉर्ड्स होंगे, इन जितने भी कोर्ट्स हैं इन सब के अलग रिकॉर्ड्स होंगे। अब इन सभी रिकॉर्ड्स को रीड करेंगे कौन? हिस्टोरियंस। और ये सोचेंगे कि उस समय जो जुडिशियरी थी उनका एक्चुअली साइकोलॉजी क्या था, जुडिशियरी का साइकोलॉजी क्या था, वो कैसे गवर्न कर रहे थे, क्या हिंदू लॉ से गवर्न कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेट कर रहे थे, या ये जज कर रहे थे, क्या हिंदू लॉ को वो फॉलो कर रहे थे जज, कि शरीयत को फॉलो कर रहे थे? ये कैसे हम फाइंड करेंगे? बंगाल कोर्ट के, मद्रास कोर्ट के और बॉम्बे कोर्ट के रिकॉर्ड्स को पढ़ के, क्योंकि इन तीनों का रिकॉर्ड अलग अलग होगा। ठीक है, इसके बाद आता है फॉरेन रिपोजिटरीज। अब फॉरेन रिपोजिटरीज में फ्रेंच, पोर्तुगीज, डच, इन सभी के अलग अलग रिकॉर्ड्स को रीड करना, ये फॉरेन रिपोजिटरीज में आ गया। आगे बात समझ में? डच, पोर्तुगीज एंड फ्रेंच, इन तीनों का जो रिकॉर्ड होगा उनको रीड करें, उनको उन रिकॉर्ड्स को क्या कहेंगे? फॉरेन रिपोजिटरीज। उन सभी रिकॉर्ड्स को भी हिस्टोरियंस रीड करेंगे और ये सोचेंगे और लिंक करेंगे कि उस समय के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, जहां जहां ये गवर्न कर रहे थे, जहां जहां फॉरेन पोजीशन था, जहां जहां फ्रेंच पोजीशन था, जहां जहां डच पोजीशन था, जहां जहां पोर्तुगीज पोजीशन था, वहां के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक कैसा था, ये हमें कहां से मालूम चलेगा? इनके रिकॉर्ड से। ठीक है, आगे बात समझ में? अब अपन देखेंगे फॉरेन अकाउंट्स, जो ट्रेवलर्स जो थे, जो फॉरेन अकाउंट्स, जो फॉरेन ट्रेवलर्स जो थे वो आते थे इंडिया में, वो देखते थे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की, और वो बताते थे कि इंडिया का वो बुक लिखते थे, ट्रेवलर अकाउंट्स लिखते थे। जो फॉरेन ट्रेवलर्स थे वो आते थे इंडिया में, वो देखते थे, घूमते थे इधर उधर, दूसरे दूसरे किंगडम में, बहुत सारे किंगडम में वो जाते थे और वो देखते थे लोगों के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते थे। और फिर वो एक बुक लिखते थे, वो अपने जो भी उनका एक्सपीरियंस होता था कंट्री का, वो एक बुक में लिखते थे कि हाँ ये देश में लोग का लिविंग स्टैंडर्ड ये है, ज़्यादा है या कम है या बहुत लो है, मिजरेबल है। ये ट्रेवल अकाउंट से हमें मालूम चलता था। तो इंडिया में जो ट्रेवलर्स जो आए, तो उन्होंने जो ट्रेवल अकाउंट्स लिखी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहला कौन आया था? जेम्स बॉन्ड्स। ठीक है, ये कहाँ गए थे? जेम्स बॉन्ड्स कहाँ गए थे? ये सिंध के कोर्ट में गए थे, ये सिंध के कोर्ट में गए थे और इन्होंने बताया कि सिंध के लोगों का कैसा रहन सहन था। दूसरा, अलेक्जेंडर बॉन्स, ये कहाँ गए थे? बुखाना। बुखाना कहाँ है? अफगानिस्तान में है। ये अफगानिस्तान गए और बताया कि अफगानिस्तान के बुखाना के क्षेत्र में लोगों का कैसा सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है। तीसरा,
CJC डेविडसन, ये बिल्कुल नॉर्थ इंडिया के बारे में बताया इन्होंने, इनके रिकॉर्ड्स नॉर्थ इंडिया के बारे में बताया। ठीक है, चौथा जॉन बटलर, ये कहाँ गए थे? असम गए थे। इन्होंने असम के बारे में बताया कि असम के लोगों का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, इनके रिकॉर्ड्स ये बताया। जॉन बटलर के ट्रेवल अकाउंट्स ये बताया कि असम के लोगों का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। अब विक्टर जैकमॉन्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या बताया? विक्टर जैकमॉन्ट ने, इन्होंने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस लगभग सारे घूमे। इन्होंने बताया कि पंजाब, तिब्बत, लाहौर एंड कश्मीर के लोगों का क्या सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है। छठा बैरोन चार्ल्स, इन्होंने बताया कश्मीर और पंजाब के बारे में। ठीक है, मेन यही है। जेम्स बॉन्ड्स, इन्होंने सिंध के बारे में बताया। अलेक्जेंडर बॉन्ड्स बुखाना अफगानिस्तान के बारे में बताया। CJC डेविडसन नॉर्थ इंडिया के बारे में बताया, जो अपर इंडिया है उसके बारे में बताया। जॉन बटलर असम के बारे में बताया। विक्टर जैकमॉन्ट ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस लगभग जितने हैं उन सभी जगह घुमा, उन्होंने बताया पंजाब, तिब्बत, लाहौर और कश्मीर, इन लोगों का सोशो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। बैरन चार्ल्स ने कश्मीर और पंजाब के बारे में बताया। ठीक है, इसके बाद आते हैं न्यूज़पेपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको बता दूं कि मेमोइर्स क्या है। मेमोइर्स मान लो कि किसी इंसान के लाइफ में कोई एक्सपीरियंस हो, कोई घटना घटी, कोई इवेंट हुआ, तो उसके बारे में जो वो प्रकट करता है कि उसने क्या एक्सपीरियंस करा उस इवेंट में, उसको कहते हैं मेमोइर्स। मान लो कोई घटना घटी किसी इंसान के लाइफ में, जब वो बताता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये था, तो उसको कहते हैं मेमोइर्स। जर्नल मतलब होता है पत्रिका। इसका क्या मतलब होता है? पत्रिका। जर्नल मतलब पत्रिका। न्यूज़पेपर से भी जो छोटा फॉर्म होता है वो होता है पत्रिका, और न्यूज़पेपर अखबार। आगे बात समझो। अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहली बार अखबार कैसे स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, विलियम बोल्ट्स नाम का एक ब्रिटिश इंडिया कंपनी में ही काम करता था। कौन? विलियम बोल्ट्स। विलियम बोल्ट्स। तो विलियम बोल्ट्स जो था, उसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस एलिगेशन से हटा दिया कि उसने प्राइवेट ट्रेडिंग करी है, और विलियम बोल्ट्स को रिजाइन देना पड़ गया। इसके बाद विलियम बोल्ट्स ने यह डिसाइड करा कि वो न्यूज़पेपर पब्लिश करेगा, और उस न्यूज़पेपर में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो प्राइवेट ट्रेडिंग होती है, जो चोरियां होती हैं, उसके बारे में उस न्यूज़पेपर में बताएगा। विलियम बोल्ट्स ने ये सोच कर रखा था, ये इंटेंशन था उसका कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भी चोरियां होंगी उसको न्यूज़पेपर में वो पब्लिश करेगा। ये विलियम बोल्ट्स ने सोच के रखा था। ये जानते हुए जब इस बात का पता चला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो उसने परमिशन नहीं दी। और विलियम बोल्ट्स का जो ये प्लान था, आइडिया था कि वो न्यूज़पेपर पब्लिश करेगा, वो खत्म हो जाता है। ये 1776 का बात है। विलियम बोल्ट्स एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करता है। उसे इस एलिगेशन से हटा दिया जाता है कि वो प्राइवेट ट्रेडिंग में सम्मिलित था। अब विलियम बोल्ट्स ये डिसाइड करता है, विलियम बोल्ट्स को अब रिजाइन करना पड़ता है इस एलिगेशन की वजह से। अब वो सोचता है कि वो एक न्यूज़पेपर पब्लिश करेगा और उस न्यूज़पेपर में वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में कैसे करप्शन हो रहा है, कौन कौन ऑफिसर्स करप्शन कर रहे हैं, कैसे प्राइवेट ट्रेडिंग हो रही है, वो ये सब कुछ बताएगा। ये किसका प्लान था? विलियम बोल्ट्स का। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्हें ये इस बात का मालूम चला कि वो तो कंपनी को ही डुबा देगा, क्योंकि किसका लॉस होगा? अल्टीमेटली कंपनी की ही बदनामी होगी। इस वजह से कंपनी ने उसको ये परमिशन नहीं देती है विलियम बोल्ट्स को, और उसका आइडिया खत्म हो जाता है। मतलब कि वो न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं कर पाता है विलियम बोल्ट्स। तो सबसे पहली बार न्यूज़पेपर पब्लिश कौन करता है? तो सबसे पहली बार न्यूज़पेपर पब्लिश करता है वो था जेम्स अगस्टस हिक्की। कौन था वो? जेम्स अगस्टस हिक्की। जेम्स अगस्टस हिक्की जो था, वो सबसे पहली बार बंगाल गैजेट ये न्यूज़पेपर को पब्लिश करता है। कब? 1780 में। 1776 में विलियम बोल्ट ने ये आइडिया सोचा कि वो न्यूज़पेपर पब्लिश करेगा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी काले करतूत हैं उसको पर्दाफाश करेगा, प्राइवेट ट्रेडिंग कैसे हो रही है सब चीज पर्दाफाश करेगा। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उसके इस आइडिया को बिल्कुल मानने से इनकार कर देते हैं और उस पर बैन लगा देते हैं कि तुम कोई भी न्यूज़पेपर पब्लिश नहीं करोगे। 1780 में फिर जेम्स अगस्टस हिक्की वो न्यूज़पेपर निकालते हैं, उसका नाम था बंगाल गैजेट, ठीक है, या फिर कह लो कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है, कैलकाटा जनरल एडवर्टाइजर। इसके बाद अब क्या होता है कि जेम्स अगस्टस हिक्की भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स का बिल्कुल ओपनली क्रिटिसाइज करते हैं और इनका भी 2 साल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस प्रेस को बंद करवा देती है, बैन लगा देती है। इसके बाद जेम्स अगस्टस हिक्की के बंगाल गैजेट के बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर आए। फिर इसके बाद आया कैलकाटा गैजेट, इसके बाद क्या आया? कैलकाटा गैजेट आया। उसके बाद फिर क्या आया? उसके बाद कैलकाटा गैजेट आया। उसके बाद फिर मद्रास गैजेट आया। उसके बाद फिर बॉम्बे हेराल्ड आया, ठीक है। कैलकाटा गैजेट आया, ये कब आया? 1784 में। फिर मद्रास कुरियर आया, ये आया 1788 में। उसके बाद फिर क्या आया? बॉम्बे हेराल्ड, ये कब आया? 1789 में। आगे बात समझ में? इसके बाद
तो शुरू में तो न्यूज़पेपर ब्रिटिशर्स को उतना क्रिटिसाइज नहीं करते थे, मतलब नॉर्मल थे। लेकिन 1850 के बाद, मतलब कि सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के बाद बहुत ही फियरलेस जर्नलिस्ट इमर्ज होने लग गए। वो साफ तौर से कहते थे कि ये गलत है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शोषण कर रही है देश का। और ये जर्नलिस्ट एक्चुअली में इन्हीं इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था उनमें अधिकतर मेंबर्स 1/3 मेंबर जर्नलिस्ट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1/3 मेंबर्स जर्नलिस्ट थे। वो कौन कौन थे मैं आपको बताता हूं, और उनके पब्लिकेशंस, उनके न्यूज़पेपर भी कौन कौन से थे ये भी बताता हूं। तो सबसे पहले क्या था, हिंदू एंड स्वदेश मित्रन। ये किन्होंने दिया, जी सुब्रमण्यम अय्यर ने। हिंदू एंड स्वदेश मित्रन, ये किन्होंने दिया, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, जी सुब्रमण्यम अय्यर। सेकंड, मराठा एंड केसरी, ये किन्होंने दिया, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, तिलक जी ने दिया, लिखा। दो न्यूज़पेपर थे बाल गंगाधर तिलक के, मराठा एंड केसरी। ठीक है। तीसरा, बंगाली, ये किन्होंने दिया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने दिया। फिर चौथा, अमृत बाजार पत्रिका किसने दिया, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। अमृत बाजार पत्रिका, ये किसने दिया, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष। ठीक है। पांचवा, सुधारक, ये किनका था, गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको गांधी जी अपना गुरु मानते थे। इसके बाद इंडियन मिरर, ये किसने दिया, एनएन सेन। इसके बाद वॉइस ऑफ इंडिया, ये किन्होंने दिया, दादा भाई नौरोजी। ठीक है। इसके बाद हिंदुस्तान एंड एडवोकेट, ये किन्होंने दिया, जीके वर्मा। ट्रिब्यून किन्होंने दिया, दयाल सिंह मजेठिया। फिर अखबारे, ये दोनों पंजाबी में था, अखबारे आम ये पंजाबी में था, ये किन्होंने दिया, महबूब आलम। फिर इंदु प्रकाश किसने दिया, विष्णु परशुराम पंडित। फिर दनियान प्रकाश, फिर काल गुजराती, ये सब बॉम्बे के न्यूज़पेपर थे। सोम प्रकाश किसने लिखा,
ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, बंगनवासी, ये सब न्यूज़पेपर थे। अब लंदन, इंडिया के बाहर कौन कौन से ऐसे जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स थे वो मैं आपको बता देता हूं एक बारी। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट किसने लिखा? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, ये लंदन में लिखा इन्होंने। फिर वंदे मातरम किसने लिखा? मैडम बीकाजी ने। मैडम कामा ने लिखा। कहाँ लिखा भाई? पेरिस में। फिर तलवार, तलवार किसने लिखा? वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। ये कहाँ लिखा इन्होंने? बर्लिन में, मतलब जर्मनी में। गदर लाला हरदयाल ने कहाँ लिखा? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, ये न्यूज़पेपर जर्नल्स जो इंपॉर्टेंट थे मैंने सब करवा दिया है। इसके बाद मैं आपको क्रिएटिव लिटरेचर दिखाता हूँ कि लिटरेचर में कौन कौन राइटर्स ने बताया, के रिकॉर्ड्स हमने पढ़े हैं, किन किन राइटर्स के बुक्स हमने पढ़े हैं, नॉवेल्स पढ़ा, जिससे कि हिस्टोरियंस को मालूम चला कि उस समय का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले आता है, वो आता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ये लिटरेचर के रिकॉर्ड्स होंगे, आर्चिव्स होंगे, कह लो लिटरेचर आर्चिव्स कह लो या लिटरेचर रिकॉर्ड्स कह लो, जिससे कि हमें मालूम चलेगा कि उस समय के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका नाम बहुत सबसे आगे आता है क्योंकि इन्होंने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखा था 1882 में, और उससे भी पहले 1870s में इन्होंने एक कविता लिखी थी, एक पोएम लिखी थी, उसका नाम था वंदे मातरम। तो वंदे मातरम सन्यासी रिवोल्ट को दर्शाया गया। उसमें सन्यासियों का जो विद्रोह था, उसमें जो दर्द पीड़ा सन्यासियों ने उठाया, उस चीज को बंकिम चंद्र चटर्जी ने उस कविता के माध्यम से दर्शाया, उस दर्द को दिखाया। बाद में इसी कविता को, इस पोएम को, वंदे मातरम को रविन्द्रनाथ टैगोर जी 1896 के कांग्रेस के अधिवेशन में, सेशन में गाते हैं। और 1937, इसके बाद 1937 में इसके जो पहले दो वर्सेस हैं, इस पोएम के पहले जो 2 वर्सेस हैं, उसको नेशनल सॉन्ग घोषित कर दिया जाता है 1937 में ही। लेकिन ऑफिशियली इसको पूरा इस पूरे सॉन्ग को नेशनल सॉन्ग कब घोषित किया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। ये क्या लिखते हैं? आनंद मठ 1882 में, वंदे मातरम 1870s में ही, इसको 1870 में ही लिखते हैं और इसको इंक्लूड करते हैं आनंद मठ में। ठीक है, फिर आनंद मठ को रविन्द्रनाथ टैगोर गाते हैं, कहा? 1896 कांग्रेस सेशन में। और बंकिम चंद्र चटर्जी का आखिरी नोवेल कौन होता है? राजसिम्हा। ये भी बहुत अच्छी नोवेल है, राजसिम्हा। बंकिम चंद्र जी का आखिरी नोवेल कौन था? राजसिम्हा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ पेंटिंग्स, जो इंपॉर्टेंस है। पेंटिंग्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है आ जाते हैं। तो फोटोग्राफी इंडिया में आई 1840s में, लेकिन उससे पहले जो अंग्रेज पेंटिंग्स करती थी, उस पेंटिंग्स का क्या नाम था? पेंटिंग्स के जो रिकॉर्ड्स होंगे उससे भी हम पता करेंगे कि क्या, हिस्टोरियंस पता करेंगे कि
क्या सिचुएशन रहा होगा, क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन रहा होगा लोगों का, या फिर वॉर के समय, या फिर फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वॉर के समय 1857 के समय लोगों का क्या सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन था, उनकी सोच क्या थी, क्यों मिडिल क्यों मिडिल पॉपुलेशन थी, जो मिडिल जैसे कि एक 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 कम्युनिटी थी जो कि बिल्कुल इस वॉर में सक्रिय थी, पार्टिसिपेट थी, वो थी अपर कास्ट हिंदूज का या अपर कास्ट मुस्लिम्स का, जो कि इस युद्ध में लड़ी। लेकिन एक मिडिल क्लास जो तबका कम्युनिटी था वो क्यों नहीं लड़ा, तो ये सब पेंटिंग से अपन देखेंगे, पेंटिंग से भी पता करते हैं, या फिर उस समय के जो भी रिकॉर्ड्स हैं, जो हम लोग पहले देखें, बुक्स देखें, उससे भी पता चलता है कि क्यों, कैसे 1857 में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, तो इस पेंटिंग्स में तो बहुत सारे पेंटिंग्स जो जैसे इंडिया में फोटोग्राफी कब आया, 1840s में। ठीक है, उससे पहले पेंटिंग्स होती थी। ठीक है, तो वो पेंटिंग्स कौन करते थे, अंग्रेज खुद करवाते थे। बहुत सारे अंग्रेज आए, उन्होंने पेंटिंग करा, उन्होंने दर्शाया इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को। तो उस पेंटिंग को क्या कहे, जो अंग्रेजों ने पेंटिंग स्टार्ट कराया इंडिया में, जो अंग्रेज पेंटिंग करते थे, तो उस पेंटिंग को कहते थे पटना कलम। पटना कलम के पेंटिंग्स में बहुत सारी चीजें दर्शाई जाती थी। वो पेंटिंग्स बहुत सारे इमोशंस को बताती थी। कि उस समय लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या था। सिर्फ ये पेंटिंग्स मतलब बस रंग चलाना नहीं था पटना कलम में, ये इमोशंस और लोगों के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, लिविंग स्टैंडर्ड, ये सब चीज बताती थी पटना कलम, जो कंपनी पेंटिंग्स भी कहते हैं इसको। पटना कलम को क्या कहते हैं, कंपनी पेंटिंग्स भी कहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे पेंटर्स ने लोगों के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को देखते हुए वो पेंटिंग्स बनाते थे। अंग्रेज, फॉर एग्जाम्पल, जब 1857 रिवोल्ट हुआ था, जब लड़ाई हुई थी, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर जब हुआ 1857 में, तो बहुत सारे पेंटर्स ने ऐसा दिखाया कि कोई एक ब्रिटिश महिला है, वो अपने बच्चों के साथ, जैसे कि 1857 के रिवोल्ट के समय एक पेंटिंग में एक महिला खड़ी है अपने बच्चे के साथ, बहुत ही डर में, बहुत ही खौफ में, और उस पेंटिंग में ये दर्शाया गया है कि कैसे इंडियंस मार रहे हैं ब्रिटिशर्स को। और बहुत सारे पेंटिंग्स में जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स जो थे, जो रिबेल्स, जो आतंकवादी, जो वो क्या कहते थे, जो हमारे लिए तो इंडियन फ्रीडम फाइटर्स है, लेकिन उनके लिए वो क्या थे, आतंकवादी थे, उग्रवादी थे। तो उनको जब उनको जो सप्रेस किया गया, उनको जब मारा गया इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को, तो ब्रिटिश पेंटर्स जो थे, ब्रिटिशर्स जो पेंटर्स थे, उन्होंने उन ब्रिटिश ऑफिसर्स जिन्होंने उनको मारा है, जिन्होंने जीत हासिल करी उन आतंकवादियों के ऊपर, तो उनको एज अ हीरो दिखाया गया इन पेंटिंग्स में, कंपनी पेंटिंग्स में। ठीक है, तो वो ऐसा भी करते थे कि वो हीरो हीरो बनाते थे अपने ब्रिटिश ऑफिसर्स को, कि इन्होंने इन उग्रवादियों को खत्म किया, इन आतंकवादियों को खत्म कर दिया, कानपुर में जीत हासिल कर ली, बक्सर में जीत हासिल कर ली। और उनकी बिल्कुल पेंटिंग ऐसे बनाते थे। प्लस वुमेन चिल्ड्रन, जो ब्रिटिशर्स महिलाएं जो थी, ब्रिटिशर्स के जो बच्चे थे, उनके भी दर्द को दिखाते थे इन्हीं पेंटिंग्स के थ्रू, इन्हीं पेंटिंग्स के थ्रू। तो एक दो मैं बता देता हूं पेंटिंग्स का नाम। ठीक है, पहला क्या था,
रिलीफ ऑफ लखनऊ, रिलीफ ऑफ लखनऊ, ठीक है। इसमें यह बताया गया था कि कैसे एक महिला बेचारी खड़ी है बच्चे के साथ और खौफ में है। ये रिलीफ ऑफ लखनऊ वाले पेंटिंग में आपको मिल जाएगा, आप गूगल सर्च करना। दूसरा, इन मेमोरियम, ये 1857 के रिवोल्ट का दिखाती है, 1857 रिवोल्ट को दिखाती है कि कैसे युद्ध हुआ। एक पेंटिंग बनाते हैं कंपनी, पेंटिंग कलाम पेंटिंग बनती है, कलम पेंटिंग। उसमें बताते हैं कि 1857 का रिवोल्ट, विद्रोह कैसे होता है, कैसे लड़ाई हुई, ये सब पेंटिंग्स में दर्शाया जाता है। तो ये पेंटिंग हो गया। तीसरा तरीका, एक और पेंटिंग जैसे पटना कलम पेंटिंग है, एक और कालीघाट पेंटिंग भी, कालीघाट पेंटिंग्स भी बहुत ही इमर्ज होती है, बहुत ही फेमस होती है कालीघाट पेंटिंग। और इन पेंटिंग्स के अलावा आर्ट एंड कल्चर में भी, आर्ट्स में भी इंडियन सब कॉन्टिनेंट बहुत आगे बढ़ता है, खासकर बंगाल आर्ट्स में बहुत आगे बढ़ता है। और राइज ऑफ बंगाल स्कूल, किनके, राइज ऑफ बंगाल स्कूल किनके लीडरशिप में होता है, आर्ट एंड कल्चर बंगाल में किनके लीडरशिप में बढ़ता है, तो वो कौन थे? अबिंद्र नाथ टैगोर, जो कि भतीजा थे, नेफ्यू थे किसके? रविन्द्रनाथ टैगोर के, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जो भी चीजें मैं बताया आपको वो रिकॉर्ड्स है, आर्चिव्स है। इन दस्तावेजों को, इन रिकॉर्ड्स को, इन आर्चिव्स को पढ़ के ही हिस्टोरियंस ने मॉडर्न इंडिया का इतिहास लिखा। इसलिए इस क्लास में मैंने आपको उन सारी चीजों को बताया है जो कि दस्तावेज है, जो कि रिकॉर्ड्स है। और आगे की क्लास में मैं बताऊंगा, जो भी मैं बताऊंगा इन्हीं रिकॉर्ड्स के आधार पे बताऊंगा। इन्हीं रिकॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन आई मिली हिस्टोरियंस को, उन्हीं इंफॉर्मेशन, उन्हीं रिकॉर्ड्स के मिले हुए इंफॉर्मेशन पे मैं आपको पूरी क्लास करवाऊंगा मॉडर्न इंडिया। तब तक के लिए थैंक यू।